जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022 का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि 9 जनवरी 2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। ठीक है, इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही साथ संभावित प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, ह्यूमस मृदा में किस प्रकार का घटक है। ठीक है, तो जो ह्यूमस मृदा होती है वो सड़े हुए पदार्थ होता है जो कि मिट्टी में मौजूद होता है। सड़े हुए मृत पदार्थ होते हैं और मिट्टी में ये मौजूद होते हैं। एक ऐसी मिट्टी है जिसमें ये नहीं पाया जाता है, इसमें कमी पाई जाती है। तो वो कौन सी मिट्टी है? वो है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है? लेटेराइट में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है और इसे क्या कहा जाता है? लाल भूरी मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कहा जाता है? लाल भूरी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भट्टा मिट्टी भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसे भट्टा मिट्टी भी कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि इसे क्या कहा जाता है? भट्टा मिट्टी भी कहा जाता है। इसका जो भूरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? केओलिन के कारण। भूरा रंग केओलिन के कारण होता है। ठीक है, केओलिन के कारण होता है। भूरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? केओलिन के कारण होता है। जो लेटेराइट मिट्टी होती है इसमें आयरन एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? आयरन और एल्यूमिनियम। आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। ठीक है, किसकी अधिकता होती है? आयरन एवं एल्यूमिनियम की। और यह मध्य प्रदेश के लगभग 2.5% भाग पर पाई जाती है। कितने परसेंट पर भाग पर पाई जाती है? यह मध्य प्रदेश के 2.5% भाग पर पाई जाती है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अब एक ही प्रश्न से इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना आपको कि सड़े हुए मृत पदार्थ जो होते हैं उन्हें ह्यूमस मृदा कहा जाता है और ये लेटेराइट मिट्टी में इसकी कमी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी को लाल भूरी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, लाल भूरा रंग जो होता है केओलिन के कारण होता है। इसे भट्टा मिट्टी भी कहा जाता है। आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, और मध्य प्रदेश के 2.5% भाग पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भक्ति संत नहीं है? ऑप्शन है चैतन्य, ज्ञानेश्वर, बाबा फरीद और कबीर। आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबा फरीद जो है भक्ति संत नहीं है। अगला प्रश्न है, संगम युग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है संगम युग के दौरान 3 राज्य मौजूद थे। बिल्कुल। कौन कौन से राज्य थे? चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, कौन कौन से राज्य थे? चोल, चेर और पांड्य जो है ये 3 राज्य थे, इस समय मौजूद थे। ठीक है, संगम युग के कारण संगम युग के काल में। ठीक है, महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी। ठीक है, ये इसका कोई तथ्य नहीं मिलता है कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी थी, उन्हें सम्मान दिया जाता था। ठीक है, कृषि मुख्य व्यवसाय था। बिल्कुल, यहाँ का कृषि जो था वो मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, और संगम काल में किसानों को क्या कहा जाता था? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किसानों को वेल्लार कहा जाता था। किसानों को वेल्लार कहा जाता था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है कि किसानों को क्या कहा जाता था? किसानों को वेल्लार कहा जाता था। देयर वाज एक्सटेंसिव ट्रेड विथ फॉरिजन कंट्रीज। बिल्कुल, वे व्यापार करते थे विदेशों में। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा संगम युग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी। ठीक है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है उसने हुमायूं नामा पुस्तक लिखी थी। बिल्कुल लिखी थी। और किसके कहने पर लिखी थी? ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो अकबर के कहने पर लिखी थी। ठीक है, किसके कहने पर लिखी थी? अकबर के कहने पर लिखी थी। और अकबर कौन था? अकबर जो है हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। वह बाबर की बेटी थी। बिल्कुल, जो गुलबदन बेगम थी वो बाबर की बेटी थी। ऑप्शन तीसरा है वह एमान ख्वाजा सुल्तान की पत्नी थी।
ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा। वह एमान ख्वाजा सुल्तान की पत्नी नहीं थी। किसकी पत्नी थी? वो खिज्र ख्वाजा खां की पत्नी थी। ठीक है, खिज्र ख्वाजा खां की पत्नी थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि वो एमान ख्वाजा सुल्तान की पत्नी नहीं थी, खिज्र ख्वाजा खां की पत्नी थी। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वह हुमायूं की बहन थी, बिल्कुल सही साठ। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह एमान ख्वाजा सुल्तान की पत्नी नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, धंगारी गाजा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। धंगारी गाजा जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र के और अन्य कौन कौन से लोक नृत्य हैं वे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लावणी, ठीक है, लावणी, नकाटा, लावणी नकाटा हो जाएगा। कोली, कोली जो है वो महाराष्ट्र और गोवा दोनों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, जो ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन महाराष्ट्र में अधिकतर जो है मनाया जाता है। ठीक है, लोक नृत्य किया जाता है। और पोवदास, ठीक है, पोवदास, ये सभी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो लावणी, नकाटा, कोली, पोवदास और धंगारी गांजा जो है वो भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, श्रीमंत शंकर देव रिक्त स्थान के संस्थापक हैं। ठीक है, तो श्रीमंत शंकर देव जो हैं वो सत्रिया नृत्य के संस्थापक हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम्स में जो पूछा गया है कि श्रीमंत शंकर देव रिक्त स्थान के संस्थापक हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया नृत्य। बिहू नृत्य की बात करते हैं। बिहू नृत्य, बिहू नृत्य कहाँ का है? तो यह असम का एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, असम का क्या है? लोकप्रिय नृत्य है। और प्रारंभ किसने करवाया था ये? ठीक है, जब बिहू उत्सव जो मनाया जाता है वो किसने प्रारंभ करवाया था? ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो अहोम राजा रुद्र सिंह ने। ठीक है, किसने? अहोम राजा रुद्र सिंह। ठीक है, अहोम राजा रुद्र सिंह ने इसे प्रारंभ करवाया था। ठीक है, बगुरुम्बा की बात करते हैं। बगुरुम्बा क्या है? तो बगुरुम्बा जो है असम का ये भी एक लोक नृत्य है जो कि बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। असम का है और बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और बगुरुम्बा को तितली नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, बगुरुम्बा जो है इसको क्या कहा जाता है? तितली नृत्य। तितली नृत्य भी कहा जाता है। अगर आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तितली नृत्य के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है, लोक नृत्य को जाना जाता है, तो बगुरुम्बा को जाना जाता है। झूमर नृत्य की बात करते हैं। झूमर नृत्य जो कि पंजाब का लोक नृत्य है। कहाँ का है? पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है, इसके बाद ये फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत ने किस राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लिया था? ठीक है, आपके ऑप्शन है 1958, 1962, 1982 और 1990। तो 1962 का जो राष्ट्रमंडल खेल था उसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। इसके अतिरिक्त 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी जिसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। भारत पहली बार 1934 के राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। ठीक है, और किस किस में भाग नहीं लिया था भारत ने? ठीक है, तो 1934 में पहली बार। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। तो पहली बार भाग लिया था। ठीक है, और 1930 में भाग नहीं लिया था। इसके बाद 1950 में नहीं लिया था, 1950 में। इसके बाद 1962 में नहीं लिया था और 1986 में नहीं लिया था। ठीक है, 1962 में क्यों नहीं लिया था? भारत चीन विवाद चल रहा था, उस समय संघर्ष चल रहा था, इसलिए नहीं लिया था। और 1986 में क्यों नहीं लिया था? तो एडिनबर्ग में जो हुआ था 1986 में राष्ट्रमंडल खेल, तो उस समय भारत ने इसका बहिष्कार किया था। क्यों किया था? क्योंकि भारत ने रंगभेद के दौरान जो दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने खेल संबंध जारी रखने वाली मार्गरेट थैचर सरकार थी उसके खिलाफ अवज्ञा प्रदर्शित करने के लिए जो है इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, भारत के साथ साथ 32 देशों ने बहिष्कार किया था इसका। ठीक है, कितने देशों ने? 32 देशों ने इसका बहिष्कार किया था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है,
आईपीएल का पहला संस्करण किस वर्ष खेला गया था? तो आईपीएल का पहला संस्करण जो है 2008 में खेला गया था। और जो 2023 का संस्करण है, ठीक है, 2023 वाला जो संस्करण है, ये कौन सा संस्करण था? तो 16वां था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा संस्करण है, 16वां है। और इसमें कुल कितनी टीमें खेली है? कुल 10 टीमें, 10 टीमों ने इसमें भाग लिया था। और आईपीएल 2023 का स्पॉन्सर्ड कौन था? तो स्पॉन्सर्ड कौन था? स्पॉन्सर्ड 2023 का कौन था? तो टाटा। इसे टाटा आईपीएल के नाम से भी जाना गया था इस बार, ठीक है, क्योंकि स्पॉन्सर्ड कौन था? टाटा था। आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सैम कुरर्न बन जाए, आपका हो जाएगा सबसे महंगे खिलाड़ी। सबसे महंगे खिलाड़ी, ठीक है, सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? सैम कुरर्न, ठीक है। कितने में बिके थे ये? 18.50 करोड़ रुपए में बिके थे। मतलब कि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं ये। आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 2020 में 43.48% की अनुमानित जीडीपी विकास दर के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी है? ऑप्शन है इथियोपिया, गिनी, गुयाना, आयरलैंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुयाना, ठीक है। अगला प्रश्न है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वह संपत्ति जिस पर ब्याज या मूलधन 90 दिनों तक बकाया हो, उसे क्या कहा जाता है? गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहा जाता है या फिर माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के भारत भवन में ललित कला संग्रहालय का क्या नाम है? तो मध्य प्रदेश के भारत भवन में ललित कला का जो संग्रहालय है उसे रूपांकर कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का भारत भवन जो है उसके कुल कितने भाग हैं? भारत भवन में, भारत भवन के कुल कितने भाग हैं? तो 5 भाग हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है 5 भाग है। देखो, रूपांकर जो है वो ललित कला संग्रहालय है, ठीक है। वागर्थ की बात करते हैं, वागर्थ जो है वो कविताओं का केंद्र है, ठीक है, कविताओं का केंद्र है ये, ठीक है। वागर्थ जो है कविताओं का केंद्र है। रंगमंडल की बात करते हैं, रंगमंडल क्या है? रंगमंडल जो है, रंगमंडल उसका संबंध रंगमंच से है, ठीक है। किससे है? रंगमंच से है, रंगमंच से है, ठीक है, मंच से, रंगमंच से है इसका संबंध। इसके बाद छवि जो है, छवि है सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों के लिए है। इसका संबंध किससे है? सिनेमा से जुड़े गतिविधियों के लिए है। एक और आपका जो है भाग है वो बचा हुआ है, कौन सा? 5वां भाग कौन सा है? तो 5वां भाग जो है आपका अनहद हो जाएगा। कौन सा? अनहद। जो अनहद है ये शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है, ठीक है। किसके लिए? शास्त्रीय और लोक संगीत, ठीक है, शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है ये, ठीक है। तो आपको पांचों याद होना चाहिए कि किसका संबंध किसके लिए है और कितने भागों में डिवाइड किया गया है भारत भवन को। तो 5 भाग है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश रंगोत्सव आयोजित किया जाता है रिक्त स्थान में। तो कहाँ आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश रंगोत्सव? भोपाल में आयोजित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, बिना मीनार वाली भारत की एकमात्र जामा मस्जिद कहाँ पाई जाती है? तो बिना मीनार वाली भारत की एकमात्र जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा चंदेरी, चंदेरी में स्थित है ये। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे मोटा कोयला संस्तर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो एशिया का सबसे मोटा कोयला संस्तर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन है सिंगरौली, अनूपपुर, रीवा, सीधी। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सीधी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सीपेट सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम किस वर्ष से राज्य में निवेश प्रोत्साहन और सुविधा के लिए एकल खिड़की सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है? तो कब से कर रहा है? तो 2004 से यह जो है
राज्य में निवेश प्रोत्साहन और सुविधा के लिए एकल खिड़की सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुपचारित सीवेज जो पीने के लिए अनुपयुक्त है गंभीर बीमारियों का कारण बनता है, जैसे जैसे क्या? ऑप्शन है खांसी, रेबीज, सिफिलिस, टाइफाइड। तो यह किसका कारण बनता है? टाइफाइड का कारण बनता है। ठीक है। जो अनुपचारित सीवेज है उसके पीने से क्या होता है? टाइफाइड होता है। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव एक जीवाणु है और खुले घावों के माध्यम से प्रवेश करता है जिससे जल जनित रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से बचने का सबसे कारगर उपाय क्या है? ठीक है। ऑप्शन है कचरे को खुले क्षेत्रों में फेंक दिया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है ये तो। दूसरा है निकटवर्ती जल निकायों में तेल फेल को उजागर करना, ठीक है, करना चाहिए। तीसरा है सभी उद्योगों को अपने कचरों को नदियों में खत्म करने से पहले उसका उपचार करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगला है किसानों को कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सही, क्योंकि जो ज़्यादा कारगर है वो बताना है आपको। तो सभी उद्योगों को अपने कचरों को नदियों में खत्म करने से पहले उसका उपचार करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में कमी से आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। ऑप्शन है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है। जो मानव का रक्त है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला जो हो जाएगा प्लाज्मा, ठीक है, ये पहला भाग हो जाएगा, और दूसरा जो भाग है वो इन तीनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, किन किन से मिलकर बना होता है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों से मिलकर बना होता है, ये दूसरा भाग होता है। जो पहला भाग होता है वो रक्त का लगभग 60% होता है। कितना परसेंट होता है? रक्त का लगभग 60% होता है, और जो दूसरा भाग होता है वो 40% होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि पहला भाग कितना होता है, दूसरा भाग कितना होता है। तो पहला होता है 60% जो कि प्लाज्मा होता है, और दूसरा 40% होता है जिसमें आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं इन्हें। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, इसे क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड कार्पल्स। और तीसरा है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर है प्लेटलेट्स जो होता है। हम इनसे बात कर लेते हैं कि जो है आरबीसी है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आरबीसी को आप इरिथोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इरिथोसाइट्स भी कहा जाता है। एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। आरबीसी का जो है अन्य नाम पूछ लिया जाता है। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो लिम्फोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लिम्फोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। जो प्लेटलेट्स हैं उन्हें थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किस रोगाणु से होता है? टाइफाइड किस रोगाणु से होता है? ऑप्शन है हेपेटाइटिस वायरस, माइकोबैक्टीरियम तपेदिक, साल्मोनेला टाइफी और विब्रियो कोलेरा। तो आपको ऑप्शन में ही दिख रहा है टाइफी लिखा हुआ है इसके अंदर। तो साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड रोग होता है। ठीक है, टाइफाइड किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफी से होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो है इससे कौन सा रोग होता है? हेपेटाइटिस बी से, इससे हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, इसे पीलिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हेपेटाइटिस वायरस के कारण जो होता है उसे बोलते हैं हेपेटाइटिस, और जो हेपेटाइटिस है उसे पीलिया भी बोलते हैं। और किसको प्रभावित करता है यह? तो यकृत को प्रभावित करता है। यकृत प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसका प्रभावित अंग जो है वो क्या हो जाएगा? यकृत। ठीक है, यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो हेजा रोग है वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो हेजा रोग जो होता है विब्रियो कोलेरो के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरो के कारण होता है। विब्रियो कोलेरो के कारण होता है। ठीक है, जो है हेजा रोग होता है इसके कारण हेजा रोग होता है। विब्रियो कोलेरो के कारण हेजा रोग होता है।
ठीक है। विब्रियो कोलेरा के कारण होता है और यह जीवाणु जनित रोग है। और प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा इसका? आंत। ठीक है, आंत को प्रभावित करता है ये भैया। किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। तपेदिक की बात चल रही है यहाँ पर, ऑप्शन है तपेदिक। तो तपेदिक में जो है उसे बोलते हैं आप टीबी बोलते हो। ठीक है, टीबी के नाम से भी जाना जाता है। क्षय रोग हो जाएगा। तो इससे कौन सा प्रभावित अंग होता है? तो प्रभावित अंग जो है वो फेफड़ा हो जाएगा। फेफड़े को प्रभावित करता है यह, फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लकी अपनी माँ से पूछती है कि खरीफ की फसल कब उगाई जाती है। तो डायरेक्ट आपसे इसका प्रश्न पूछा है कि खरीफ की फसल कब उगाई जाती है। तो गर्मियों में उगाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पोषण के तरीके के संबंध में वर्ग कवक रिक्त स्थान है। तो पोषण के तरीके के संबंध में जो वर्ग कवक है, ठीक है, कवक क्या है? परजीवी है। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, परजीवी। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल से दूषित नदी के पानी को पीने के कारण रिक्त स्थान होता है। क्या होता है भैया? क्या होता है? अपशिष्ट जल जो है उसका पानी पीने से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? तो उसके कारण पेचिस होता है। क्या होता है? पेचिस होता है। ठीक है। डेंगू जो वायरस है वो किसके कारण, मतलब जो डेंगू जो होता है रोग, वो किसके कारण होता है? तो अरबो वायरस के कारण होता है। वायरस जनित रोग है ये, और अरबो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? अरबो वायरस के कारण होता है। अरबो वायरस के कारण क्या होता है? डेंगू होता है। ठीक है। और यह क्या है? विषाणु या फिर वायरस जनित रोग है। हड्डी तोड़ बुखार आता है इसमें। ठीक है। तो हड्डी जो डेंगू को किस नाम से जाना जाता है? तो डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद पेचिस की बात कर रहे हैं हम। पेचिस जो है परजीवी जनित रोग है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परजीवी से होने वाला रोग कौन सा है? तो पेचिस हो जाएगा आपका। पेचिस परजीवी से होता है। और एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण जो परजीवी होता है उसके कारण ये क्या होता है? रोग होता है। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है। ठीक है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है इससे। पोलियो किसके कारण होता है? जो पोलियो है वो पोलियो वायरस के कारण ही होता है। और अगला प्रश्न है हमारा, पानी के माध्यम से रोग के प्रसार को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी नहीं बरतनी जानी चाहिए? ठीक है, ऑप्शन है, अपने दांत को ब्रश करने, भोजन तैयार करने और धोने के लिए साफ पानी का प्रयोग करें। बिल्कुल करना चाहिए। बच्चों को खाने, पकाने और खिलाने से पहले अपने हाथ साबुन और साफ पानी से धोएं। बिल्कुल सही। सुनिश्चित करें कि घरों के आसपास पानी जमा न हो। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, जमा नहीं होना चाहिए घर के आसपास पानी। फिर अगला है, यूज़ क्लोरीनेटेड वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, मतलब क्लोरीन युक्त पानी पीना चाहिए। तो क्लोरीन युक्त पानी नहीं पीना चाहिए, ये कोई सावधानी नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्लोरीन युक्त पानी नहीं पीना चाहिए, मतलब पीना चाहिए, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, उद्योग का हानिकारक और जहरीला कचरा नदी में छोड़ा जाएगा। निम्न में से कौन इस जहरीले कचरे का प्रभाव नहीं है, मतलब प्रभाव जो नहीं होगा वो बताना है आपको। इससे जल प्रदूषण होगा? बिल्कुल होगा। ये पदार्थ पानी को उपयोग के लिए अशुद्ध और पीने के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इससे समुद्री जीवन का भी विनाश होगा? बिल्कुल होगा, समुद्री जीवों पर प्रभाव पड़ेगा इसका। अगला है, इससे संचारी रोग भी होंगे। संचारी रोग इससे नहीं होते भैया। संचारी रोग किसके कारण होता है? संचारी रोग क्या होता है? तो संचारी रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, तो वे रोग होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इससे संचारी रोग भी होंगे। ठीक है, क्योंकि इससे संचारी रोग नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आमतौर पर ब्रेड और अन्य बेकरी उत्पाद बनाने में रिक्त स्थान उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है, मशरूम, बैक्टीरिया, खमीर, कवक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खमीर। ब्रेड और अन्य बेकरी उत्पाद बनाने में खमीर का उपयोग किया जाता है। कवक से आपको एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहला जाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। ये भी याद रखना है आपको।
अगला प्रश्न है, जब प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? जब प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है तो उसे सीएनजी कहते हैं। ठीक है। अब सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी का फुल फॉर्म, और इसमें मीथेन गैस जो होती है वो भरी जाती है, जो कि वाहनों के उपयोग में की जाती है। ठीक है, वाहन चलाने में। ठीक है, वाहन जो होते हैं वाहनों में भरी जाती है सीएनजी। एलपीजी होती है, घरेलू गैस बोलते हैं इसे, घरेलू गैस कहा जाता है इसे, एलपीजी को। ठीक है, और खाना बनाने में मतलब इसका उपयोग किया जाता है, रसोई गैस कहते हैं इसे। ठीक है, आज के हमारे प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।